अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं उमर चीमा एजाज़ सैयद के साथ। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज के टाक शाक में हम बात करेंगे दो इश्यूज़ पर, जिनमें से एक कहानी बिल की है जो कि पास ना हो सका। वो क्या बिल था और क्यों पास ना हो सका, ऐसे टाइम पे जिधर गवर्नमेंट ने थोक के हिसाब से बिल पास किए हैं, तो वो उस बिल की कहानी हम सुनाएंगे। और दूसरा जो बाजोड़ में होने वाला अफसोसनाक वाक़या, उस पर हम बात करेंगे। एजाज़ सैयद साहब, आप पार्लियामेंट पे आपको एक बड़ी एक मलका हासिल है, और ये जो बिल के बारे में आप कोई अगर तफसीलात हमारे नाजरीन के साथ भी शेयर कर सकें। अच्छा चीमा साहब, संडे को एतवार के रोज़ चेयरमैन सेनेट सादिक संजलानी साहब की सरबराही में एक इजलास हुआ। उस इजलास में वज़ीर दाखिला की तरफ से एक बिल एजेंडे के ऊपर मौजूद था, जिसे शहादत अवान जो कि वज़ीर ममलिकत हैं उन्होंने पेश किया। वो बिल क्या था? वो वायलेंट एक्सट्रीमिज़म बिल 2023 था। और बिल में मंदरजात क्या थे? बिल के मंदरजात ये थे कि कोई भी तंजीम जो कि वायलेंस को प्रमोट करती हो, उसके रहनुमा वायलेंस को प्रमोट करते हो, या वो तंजीम किसी तरीके से वायलेंस में मुलव्वस हो, तो उस तंजीम पर पाबंदी आयद की जा सकती है। ये बिल था वो। अब पाकिस्तान में आपको पता है एक ख़ास माहौल है इस वक्त। तहरीके जो इंसाफ है और उनके सरबराह इमरान खान, उन्होंने 9 मई को जो कुछ किया वो हमारे सामने है, और उनके ऊपर 9 मई के वायलेंस के ऊपर, वायलेंस के इल्ज़ामात के ऊपर उनके मुकदमात दर्ज हैं। और मुल्क में ये बात भी एक आपको पता है चीमा साहब के ये भी मशहूर हो रही है कि शायद इस जमात के ऊपर पाबंदी लगा दी जाए। ये जमात जो है, आजकल इत्तफाक ऐसा कि ये जमात इस्टेब्लिशमेंट की दोबारा कुर्बत हासिल करना चाहती है, और एट द सेम टाइम ये जमात इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर तनकीद भी कर रही है। तो इस तनाज़र में ये बिल पेश किया गया। जब पेश ये बिल किया गया तो हुआ ये कि पेश तो इसे हुकूमत ने पेश किया, लेकिन हुकूमत की जो इत्तेहादी जमातें सारी इनके साथ छोड़ गई। JUIF वो इनका साथ छोड़ गई। मुस्लिम लीग नून के अपने सेनेटर इरफान सिद्दीकी, उन्होंने कहा कि जी ये बिल इसको मंजूर ना किया जाए। JUIF के कामरान मुर्तज़ा और उनके जो डिप्टी चेयरमैन रहे हैं वो, मुख्तलिफ जो उनके सेनेटर्स हैं, उन्होंने इसकी तनकीद की। अवामी नेशनल पार्टी इसकी मुखालफ है। नेशनल पार्टी जो बलूचिस्तान की है, हुकूमत की इत्तेहाद में शामिल है, ताहिर बजिंजो साहब, उन्होंने इसकी मुखालफत कर दी। PTI ने तो उसकी मुखालफत करनी ही थी। नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि ये बिल, चेयरमैन ने कहा कि जी मैं इसे ड्रॉप कर देता हूँ। जब बिल जो है ईवान में पेश कर दिया जाता है ना चीमा साहब, तो बिल के ऊपर वोटिंग होती है। अब 2 ऑप्शन होते हैं, एक तो यह है कि ड्रॉप कर दिया जाए, ड्रॉप करने का मतलब है मौखर कर दिया जाए। दूसरा ये है कि वोटिंग करवा ली जाए। अगर वो रिजेक्ट हो जाए तो फिर एक बिल दोबारा लाने के लिए एक लंबा प्रोसेस करना पड़ता है। तो चेयरमैन साहब के ऊपर भी सवाल हुआ, सादिक संजलानी साहब के ऊपर भी, कि जी आपने ये बिल क्यों पेश किया? इतवार के दिन इजलास हो रहा है, तो उसका मतलब है किसी ने कुछ कहा हुआ था। आपको पता है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इस्टेब्लिशमेंट का भी एक रोल रहा है, और उस रोल में मौजूदा तनाज़र में ये भी कहा जा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो PTI को बैन करना चाहती है। तो यूँ लग रहा था, तासुर ये था चीमा साहब, कि शायद इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये बिल डाला गया और ये इस्टेब्लिशमेंट इसे मंजूर कराना चाहती है, लेकिन वहाँ पर जब ईवान के अंदर ये पेश किया गया तो माहौल ही मुख्तलिफ खड़ा हो गया। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक हैं, आपको पता है, वो बड़ा होमवर्क करके आते हैं, उन्होंने इसकी मुखालफत की। और भी बहुत सारे लोगों ने इसकी मुखालफत की, लेकिन जो चीदा लोग हैं उनका मैंने आपको जिक्र किया है। तो नतीजा ये निकला कि ये बिल, चेयरमैन ने वोटिंग नहीं करवाई, चेयरमैन ने बिल ड्रॉप कर दिया। और मैंने सुना है पार्लियामेंट की राहदारियों से कि एक फेडरल मिनिस्टर जो है वो चेयरमैन के पास उन्होंने पैगाम भिजवाया या उन्होंने रब्ता किया कि बिल की वोटिंग ना करवाएं, ड्रॉप कर दें। तो ये बिल ड्रॉप हो गया। और लेकिन इसमें ना एक ख़ास बात है कि पीपल्स पार्टी, जिसकी हम बड़ी तारीफ़ें करते हैं कि वो राइट्स की बड़ी बात करती है, पार्लिमानी बिजनेस में अनडाउटेडली इसमें कोई शक नहीं है, पीपल्स पार्टी का बड़ा एक बाकी जमातों की बनस्बत बड़ा मुस्बत किरदार है और बड़े एक्सपीरियंसड है। लेकिन चीमा साहब, आप देख के हैरान होंगे कि शरीर रहमान साहब इस बिल की हिमायत करती हुई मिलेंगी आपको। शहादत अवान साहब ज़ाहिर है उन्होंने तो ये बिल पेश किया था। सिर्फ एक पीपल्स पार्टी थी जो ईवान में इसकी हिमायत कर रही थी। और अब सवाल तो ये भी पैदा होता है ना कि ये माहौल बना कैसे,
ज़ाहिर है ये तो एक फितरी सवाल पैदा होता है ना। चीमा साहब, मैं अब आपको बताऊं कि अमली तौर पे हमारी जो पार्लियामेंट है वो काम नहीं कर रही। पार्लियामेंट क्यों काम नहीं कर रही? पार्लियामेंट के जो 3 ऐवान हैं वो है सेनेट है, कौमी असम्बली है और सदर है। तो तीनों ऐवानों का अपना अपना एक किरदार है। इनमें से जो सबसे मौसर ऐवान है वो है कौमी असम्बली का ऐवान। कौमी असम्बली में अमली तौर पर अपोजिशन कोई नहीं है। राजा रियाज ज़ाहिर है वो अपोजिशन नहीं है। तो जब अपोजिशन का किरदार नहीं है, सेनेट से अगर कोई बिल पास होकर जाएगा असम्बली में तो वो ऑटोमेटिक पास हो जाएगा, क्योंकि अपोजिशन ही कोई नहीं। शायद लेकिन ये वैसे बिल में एक प्रॉब्लम क्या है? ये जो वायलेंट एक्सट्रीमिज़म है, यानी कि इसको पास करने में क्या प्रॉब्लम, एतराज़ क्या है? अच्छा, अब ना एतराज़ क्या है? एतराज़ ये है कि इस बिल में, इस बिल की जो लैंग्वेज है, ज़ुबान है, उसमें एग्जेक्टिव को इतना इख्तियार मिल जाता है कि वो किसी भी जमात के ऊपर ये मुकदमा दर्ज हो जाए कि उनके बंदे एहतजाज कर रहे हैं, तो इंतज़ामिया अगर लिख के दे दे कि ये जमात तो एहतजाज और वायलेंट एक्सट्रीमिज़म में मुलव्वस है, तो एग्जेक्टिव के पास बहुत ज़्यादा पावर आ जाती है कि वो किसी भी जमात को बैन करार दे। कल कल कोई एक जमात है वो एहतजाज कर रही हो, नारेबाजी कर रही हो, ज़ोर से नारा लगाए और उसके बारे में मुकामी स्पेशल ब्रांच है या CTD है या मुकामी जो इंटेलिजेंस के इदारे हैं वो लिख के ऊपर दे दिए, तो एक्सट्रीमिज्म फैला रहे हैं। मेरे ख्याल राज उसमें अगर लेट से कि वो लिख कर दे भी देते हैं, तो मेरे ख्याल है कि वो कोई ना कोई तो ऐसा फोरम होगा ना जिधर ये चीज़ साबित करनी पड़ेगी। मैंने तो नहीं बिल पढ़ा, लेकिन मेरे ख्याल है कि उसमें तरीकाकार ज़रूर दिया गया होगा कि अगर कोई इस तरह की उनके बारे में रिपोर्ट आती है तो ये अदालत में पेश की जाएगी। कोई ऐसा फोरम तो होगा कि जिसको पेश की जाए। नहीं उमर, बिल में जो पावर है ना वो एग्जेक्टिव को दी गई है, हुकूमत को इस बात का इख्तियार दिया गया है। अच्छा, असल में ये जो सारा मामला है ना, आपको याद होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में, इमरान खान साहब के दौर में तहरीक लब्बैक के ऊपर पाबंदी लगाई गई थी और तहरीक लब्बैक को दहशतगर्द जमात करार दिया गया था। बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बेसिकली वो है। और बाद में तहरीक लब्बैक के ऊपर पाबंदी हटा भी ली गई। हमने देखा 6 माह लगे और उसमें भी बड़ा सुकम था कि आपने वजारत दाखिला ने उसे दहशतगर्द करार दे दिया था तहरीक लब्बैक को, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में उसको कालअदम करार नहीं दिया गया। और हुआ ये था कि आज़ाद कश्मीर में ज़मीनी इंतखाबात हुए थे और कौमी असम्बली में और सूबाई असम्बलियों के ज़मीनी उन तमाम में इलेक्शन लड़ा था। तो जो असल जो एम था ना वो ये था कि एक्सट्रीमिस्ट जमातें हैं वो बीच में शरीक ना हो सकें। और आपको ये भी बताऊं कि बिल का जो एम है ना वो भी पढ़ने वाला है कि उसमें अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसल की एक करारदाद का जिक्र है, गालबन 2178 उसकी रेजोल्यूशन है और 2250 और एक आध और करारदाद का जिक्र है जिसमें 2178 गालबन दहशतगर्दी के तदारक के लिए। तो उसका साइन हमने पाकिस्तान ने उसे रेटिफाई किया हुआ है। तो उसके तनाज़र में कहा गया कि जी हम इस पर पाबंदी लगाने का इख्तियार होना चाहिए। अच्छा एजाज, वैसे मेरे इधर जो है मेरा एक व्यू ये है, पहली बात तो ये है कि जब फैशिज्म पे बात आती है ना या वायलेंस जो है पॉलिटिकल वायलेंस पे बात आती है, तो इसमें ये एक बात की जाती है कि जो इस तरह के एक्टर्स हैं जो इन चीज़ों को प्रमोट करते हैं, हमारे रास्ते में कोई गेट कीपिंग का कंसेप्ट जो है ना वो मिसिंग है। ठीक, यानी ये पाकिस्तान के साथ नहीं है, पूरी दुनिया में। ठीक, कि आप देखें रिपब्लिकन में ट्रम्प जो है ना आगे उसने पूरी रिपब्लिकन को टेक ओवर कर। ठीक बात। तो होना ये चाहिए कि कोई ना कोई आपका ऐसा सिस्टम ज़रूर होना चाहिए कि जो जिन लोगों में इस तरह का पोटेंशियल है ना वो एक स्टेज से आगे ना बढ़ पाएँ। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो डेमोक्रेसी है वो ज़रा कूल डाउन रहे, अगर उसमें नफ़रत या तकसीम का अमल, नफ़रत जिधर आएगी ना आगे वो वायलेंस की तरफ जाएगी। एक तो ये चीज़ है कि इस पे अभी नहीं तो कोई ना कोई तदारक तो इसका ज़रूर होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, दूसरी ये बात है कि ये देखिए एक तरफ वायलेंस का बिल लेकर आए हैं और दूसरी तरफ पूरी असम्बली जो है वो इस चीज़ पे लड़ रही है जी कि मुझे असले का लाइसेंस नहीं मिला। ठीक बात। हालांकि यानी कि आप अगर वायलेंस के को ख़त्म करने में इतने संजीदा हैं तो आप बजाय लोगों को असले के लाइसेंस देने के आप तमाम के लाइसेंस कैंसिल क्यों ना कर दें? आप कर दें ना, यानी कि आप ये है जी कि इसके बाद जो है कोई आम आदमी स्वाय जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके अलावा कोई बंदा असला नहीं रख सकता। अगर नहीं रखेगा तो आपको किसी से दूसरे से डर नहीं होगा, और जो रखेगा आप उसकी सज़ा जो है बहुत ज़्यादा मुकर्रर कर दें कि अगर कोई असला निकला किसी से तो आप उसको बेशक सजाए मौत दें। तो जिन्होंने पहले से रखा हुआ असला वो क्या करें? उसका ये है ना, उसमें ये होगा कि आप जो है कि कोई असला रखना जो है वो जुर्म अगर करार दे दिया जाए। आप कहें जी कि अगर किसी के पास लाइसेंस है तो वो आज से कैंसिल किया जाता है।
और ये असला जो है ये हुकूमत पाकिस्तान को आप या मुतलका जो भी हैं को आपका पुलिस स्टेशन है या कोई और ऐसी जगह बता देते हैं कि सब लोग उधर असला जमा करा दें। इसके बाद अगर किसी के पास से असला बरामद हुआ तो उसकी आप सज़ा जो है बेशक सज़ाए मौत रखें या उम्र कैद रखें, ठीक है, जिसमें लोगों को इंसेंटिव नज़र ना आए, उनको पता चले कि अगर मैं पकड़ा गया तो इसमें बख्शिश नहीं होगी मेरी। तो मेरा ख्याल है कि हम अगर वायलेंस को वाकई ख़त्म करना चाहते हैं, तशद्दुद की सियासत से निकलना चाहते हैं, तो हम बजाय इधर जो है सारे असले की दौड़ में लगे होते हैं। हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं कि मुझे असला नहीं मिला, मुझे असला नहीं मिला। असला जो है वो एक स्टेटस सिंबल भी बना हुआ है और दूसरी तरफ जो है वायलेंस को कंट्रोल करने के लिए बिल भी लेकर आ रहे हैं। अच्छा उमर, मैं ना आपकी इस बात से काफ़ी हद तक एग्री करता हूँ, लेकिन मैं ये भी समझता हूँ कि ये माइंड सेट का खेल है कि माइंड सेट हमारे जब तक ज़हन नहीं बदलेगा ना, उस वक्त अगर मिसाल के तौर पे खैबर पख्तूनख्वा में चले जाएं, वो एक ज़माना था वो कहते थे जी असला हमारा जेवर है, अभी भी कहते हैं कि हमारे खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ इलाके हैं जिनमें कहा जाता है असला हमारा जेवर है, और वो असले को एक रवायत के तौर पे भी रखते हैं। मेरे एजाज ये जेवर उतारना चाहिए अब इनका, ठीक है, यानी कि इनको कोई और जेवर बना दें। हाँ ठीक है, कोई डंडे पर ऐसे दें। तालीम जेवर होनी चाहिए। तालीम जो है जेवर होनी चाहिए। अब ये देखें ना कि पूरा खैबर पख्तूनख्वा जो है वो कोई तालिबान पे तो प्राइड नहीं ले रहा ना, ठीक है, तो लिहाजा यानी कि आपको वजूहात भी बयान करते हैं ना कि इन वजूहात की बुनियाद पे या आपके पास असला ना हो तो आपकी लड़ाई जो है वो क्या कोई एक दूसरे थप्पड़ लगाने तक की हो जाएगी ना, गाली तक की हो जाएगी ना। आप जब आपके पास असला होता है आप जो है बंदा मार देते हैं, फिर आप कहते हैं जी बस जी मेरा मीटर जो है ना वो जो है ना मेरा मीटर क्या कहते हैं फिर गया जी, फिर गया मीटर फिर गया, ओहो जी, नहीं कि उसके बाद जो है आप पूरी ज़िंदगी पछताते रहते हैं। अच्छा उमर, ये बात जो है ना आपकी वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ना अब सवाल दो पहलू हैं वो बड़े ज़रूरी हैं। एक तो ये है कि पार्लियामेंट हमारी फ्रैक्चर्ड पार्लियामेंट है, क्योंकि कौमी असम्बली में अपोजिशन कोई नहीं है, अपोजिशन नहीं है तो जो मर्जी आए रबड़ स्टैम्प बन चुकी है। सेनेट का हाल ये है कि सेनेट भी कमोबेश हुकूमत का ही रोल अदा कर रही है, वहाँ पर अपोजिशन है, उसमें दो लोगों का जिक्र अगर ना किया जाए तो बड़ी ज़्यादती होगी। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त सेनेट ऑफ पाकिस्तान में दो बंदे जेन्युइन अपोजिशन का रोल अदा कर रहे हैं, दो बंदे। एक है सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं, वायलेंस नहीं करते, तहजीब के दायरे में रहते हैं, और मोस्टली उनका जो क्रिटिसिज्म है या ऑब्जेक्शन है या अपोजिशन है वो बड़ी बड़ी वैलिड होती है मोस्ट ऑफ द टाइम। और दूसरे नंबर पे वन मैन आर्मी सेनेटर मुश्ताक जमात इस्लामी के हैं, लेकिन वो अपना होमवर्क करके आते हैं, अपना जो भी एजेंडा होता है उसको पढ़ के आते हैं और हुकूमत को आके अड़े हाथों लेते हैं। तो अगर सेनेट में देखा जाए कि जेन्युइनली कोई अपोजिशन हो रही है तो दो बंदे कर रहे हैं, ये नहीं कि जमाती एतबार से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी है, इनके कुछ और लोग भी हैं, लेकिन जो वाज़ेह तौर पे नज़र आते हैं, हमें फोर फ्रंट पे लड़ते हुए नज़र आते हैं आर्ग्यूमेंट के साथ, दलील के साथ, वो ये दो बंदे हैं। अच्छा, अब मामला ये है कि सेनेट में भी अगर ये सारी चीज़ें हैं कि ज़्यादातर अक्सरियत जो है वो हुकूमत वालों की है और कौमी असम्बली में तो अपोजिशन है ही नहीं है, तो सवाल तो ये भी पैदा होता है ना चीमा साहब कि ये अगर पार्लियामेंट हमारी फ्रैक्चर्ड है तो फिर ये बिल नाकाम क्यों हुआ? अब ज़ाहिर है इसमें चीमा साहब मैं अब आपको बताऊं कि डेमोक्रेसी में जो मीडिया का रोल है ना वो है, और उसमें बेशक मीडिया हमारा बड़ा कंट्रोल्ड है, ऑफिशियली अप्रूव्ड ट्रुथ बोला जाता है, लेकिन इसमें क्रेडिट जाता है हमारे मीडिया को। और सबसे ज़्यादा बात यह है कि हमारे जियो न्यूज़ की हमारी कुलीग हैं नौशीन यूसुफ, सेनेट कवर करती हैं और बहुत अच्छा कवर करती हैं। नौशीन यूसुफ साहिबा ने क्या किया कि वो बिल लिया और सुबह सेनेट इजलास ख़त्म होने से पहले ही उस बिल को इशू बनाकर पेश कर दिया। जियो टीवी में ये पेश होता रहा और फिर जियो की देखा देखी, बाकी चूँकि एजेंडा तो था और बिल की कापी थी उनके पास, बाकी टीवी चैनल्स ने भी फॉलो करना शुरू कर दिया। उसके नतीजे में क्या हुआ कि हमारे जो सेनेटर्स हैं जो अपोजिशन करते हैं, मिसाल के तौर पे ये जिनका नाम मैंने लिया सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो या सेनेटर मुश्ताक, पर्टिकुलरली सेनेटर मुश्ताक, इन्होंने सोशल मीडिया पे एक कैंपेन शुरू कर दी, तो ट्वीट्स चलनी शुरू कर दी हो गई, और उसमें तहरीक इंसाफ ने भी बड़ा रोल प्ले किया क्योंकि वो रिसीविंग एंड पे थे। उन्हें डर ये लग रहा था कि शायद ये बिल उनको ख़त्म करने के लिए, उनको बैन करने के लिए इस्तेमाल किया गया और यूं ये बिल जो है लपेट दिया गया। लेकिन चीमा साहब आपको अगली बात भी बताऊं कि ये बिल पेश होगा दोबारा, हो सकता है इसको उसकी लैंग्वेज ठीक करें, और लैंग्वेज ठीक करने की ज़रूरत है, लेकिन ये उसी वक्त ज़्यादा मौसर होगा जब इसे आप पार्लियामेंट की कमेटियों में पेश करें, सेनेट की कमेटियों में, जहाँ पर सीर हासिल गुफ्तगू हो,
नेशनल असम्बली की कमेटी में पेश करें जहाँ पर सील हासिल गुफ्तगू हो और ऑब्जेक्टिवली एक्सपर्ट्स को बुलाएं, लॉयर्स को बुलाएं, पॉलिटिकल लीडर्स को बुलाएं। तो ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, जो बात आपने कही ना कि नफरत को रोकने के लिए हमें ये चीज़ें करनी होंगी, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन ये चीज़ें अगर आप कर लेंगे बगैर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तो फिर मेरे ख्याल में मसला पैदा हो जाएगा। तो एजाज मेरे ख्याल अभी आगे बाजोड़ पर बात करें। जी जी जी। तो चीमा साहब, बाजोड़ का आपको पता ही है, तकरीबन 54 लोग वहाँ पर 50 से ज़ायद लोग जो है वो शहीद हो गए। और ये एक जिसे कहते हैं तबले जंग है। तबले जंग किसका है कि पाकिस्तान में एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस शुरू होने लगा, इलेक्शन होने जा रहे हैं। अब ज़ाहिर अब तक तो यही है ना कि डिले होने का कोई ऐलान नहीं। उसमें ये जो वाक़या होना है ये इस बात का सबूत है कि अब खैबर पख्तूनख्वा की हद तक जो पॉलिटिकल गैदरिंग्स हैं वो होल्ड करते हुए ANP, आपको पता है ANP का तो सफाया कर दिया गया था 2013 में, ठीक है। 2008 में भी अटैक हुआ, लेकिन 2013 में तो उनका बेचारों का सफाया कर दिया गया। 2013 में 2008 में बड़ा जुल्म हुआ ANP के साथ, पुलिस के साथ बड़ा जुल्म हुआ। अब लगता ये है कि उस लपेट में JUI फे हमारी मजहबी जमातें वो भी आ रही हैं और बाकी जो मेन स्ट्रीम जमातें हैं वो भी आएंगी। और मुझे डर इस बात का है सीमा साहब कि ये जो ख़तरा है ना, ये ख़तरा चल के हमारी मेन जो जहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है पंजाब और सिंध, ये उस तरफ भी जा सकता है। जो बलूचिस्तान है वो तो आपको पता ही, वहाँ पर तो सूरत हाल ही इंटायरली डिफरेंट है ना। तो मुझे ये इस बात का ख़तरा। और एट द सेम टाइम आपको पता है यूरोपियन यूनियन की जो एविएशन सेफ्टी का एक अदारा है उसने एक अलर्ट भी जारी किया है। उन्होंने कहा जी पेशावर, लाहौर और कराची, शायद इस्लामाबाद का भी जिक्र है, मैं अगर कोई शहर गलत कह रहा हूँ तो करेक्ट हो सकता है। उन्होंने कहा है कि अपने त्यारों को, अपनी परवाज़ों को हुक्म दिया है कि इन शहरों के ऊपर से परवाज़ करते हुए एहतियात बरतें, आपको एंटी एयरक्राफ्ट गन अटैक कर सकती है। अच्छा। और ये बड़ी सीरियस बात है पाकिस्तान की एविएशन इंडस्ट्री के लिए, पाकिस्तान की लोगों के लिए, पाकिस्तान के लिए बिल्कुल। यानी कि आपने तो ये दूसरे अल्फाज में ये कह रहे हैं कि आप एक दहशतगर्द रियासत के ऊपर से गुजर रहे हैं। बिल्कुल जी, जिधर से कहीं से भी आप पर अटैक हो जाते हैं। तो अब मेरे ख्याल में ये है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस बात की कि हम टेररिज्म के हवाले से विजिलेंस हों, उसके बारे में अलर्ट हों, और हमारी पुलिस को और बाकी जो कानून नाफज करने वाले इदारे हैं उनको अलर्ट रखें ताकि इनसे फाइट हो। और एट द सेम टाइम ये पुलिसिंग और ऑपरेशंस के ज़रिए नहीं होगा, ये हमारी डिप्लोमेसी टुवर्ड्स अफ़गानिस्तान उसके ऊपर भी आएगी। इस वक्त पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान आपको पता है जो तजारत भी हो रही है, और तजारत जो है वो अफ़गानिस्तान के हक़ में हो रही है। तकरीबन $770 मिलियन की हम उनसे इंपोर्ट कर रहे हैं, और 770 मिलियन डॉलर का इंपोर्ट हो रहा है पाकिस्तान की तरफ से। वो जो तजारत से मेरे कोयला वगैरह मंगवा रहे हैं, उधर से कोयला वगैरह मंगवा रहे हैं, तो वो जो है वो रिसीविंग एंड पे है, यानी कि उनको ज़्यादा फ़ायदा है तजारत का। तो मेरे ख्याल में तजारत को इस्तेमाल करते हुए हमें अफगानिस्तान को बताना चाहिए कि इन चीज़ों पे। लेकिन इजाज़ जो ये वाला बाजोड़ वाला वाक़या है इसमें तो मेरे ख्याल दाइश ने जिम्मेदारी नहीं ली। जी, दाइश ने जिम्मेदारी ली है, लेकिन अफगानिस्तान में जो TTP है वो दैट इज़ स्टिल ए थ्रेट, और दाइश भी जो है वो अफगानिस्तान में नहीं वो है जी, लेकिन ये है कि वो तालिबान के लिए भी थ्रेट है, वो तालिबान के लिए भी थ्रेट है, बल्कि वो अपने यानी कि उनके एक कंपेटिटर है। जी ठीक है। बल्कि अभी तो हमारे जो स्पेशल एनवाई हैं आसिफ दुरानी नए हैं, वो सुने उधर गए थे अफगानिस्तान में, तो वहाँ पर भी इन्होंने ये बात की TTP के बारे में। तो जो अफगान हुकाम है वो इनको कह रहे हैं कि हम TTP पे ज़्यादा सख्ती इसलिए नहीं करते, हमें डर है कि वो दाइश में ना चला जाए। लेकिन अगेन दाइश भी तो उसी एरिया में है, दाइश पर पाबंदी ये इसी तरह है जैसे हम सब लोग बात कर रहे होते हैं ना जी कि ये जो जमात दावा की बात कर रहे होते हैं या ये जो लुधियानवी साहब की जमात है इसकी बात कर रहे होते हैं, तो इसका एक काउंटर आर्गूमेंट आता है जी कि अगर आप इन लोगों के साथ भी रब्ता नहीं रखेंगे तो जो जिनको इन्होंने कंट्रोल किया हुआ है वो आगे कोई इंतहापसंद जमात में दाखिल हो जाए। ठीक बात, हाँ। बिल्कुल ठीक बात। तो एनीवे ये एक बड़ी इधर एक कॉम्प्लिकेटेड गेम है, ये नहीं इतनी आसान नहीं होती जितनी हम समझते हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत करे, और हम भी मेरे ख्याल है कि हमें हर धमाके के साथ, हर तजर्बे के साथ, इवन को दूसरों के साथ भी हो तो उससे सीख लेना चाहिए, और तब जाकर हम कोई एक अमन पसंद तो हम हैं ही, लेकिन यह है कि इस मुल्क में अमन भी तब आएगा। तो नाजरीन आपने गुफ्तगू सुनी, अपना जो भी फीडबैक है ज़रूर दीजिएगा। मुझे और एजाज़ सैयद को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।